लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी आज का ये टॉपिक है जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले जो वीडियो हमने शेयर किया था उसमें हमने बताया था कि पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोपैथोलॉजी में सुपरनैचुरल पर्सपेक्टिव था, बायोलॉजिकल था और साइको सोशल था। आज हम लोग बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। Concept of biological perspective. The biological perspective views psychological disorders as linked to biological phenomena such as genetic factors, chemical imbalances, and brain abnormalities. It has gained considerable attention and acceptance in recent decades. Evidence from many sources indicate that most psychological disorders have a genetic component. In fact, there is a little dispute that some disorders are largely due to genetic factors. इसमें हम लोग पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि जो जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए जो सब बहुत मेजर फैक्टर जो काम करता है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि इसमें जो जेनेटिक फैक्टर्स हमारे होते हैं या केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो हमारे फिज़िकल वे में जो ट्रॉमेटिक जो फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसके चलते हमारा मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी होता है। जैसे ब्रेन डिज़ॉर्डर बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट रीज़न से होते हैं, अलग अलग कारण से होते हैं और अलग अलग उनका सिम्टम्स होता है, परंतु वो किस तरह से किस रूप में पेश आते हैं वो हो जाता है मेंटल एबनॉर्मेलिटी के रूप में। उसी तरह यदि हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो उसके चलते भी मेंटल इम्बैलेंस या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम अपने जीन्स में कैरी करते हैं हर जनरेशन टू जनरेशन। तो ये इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और अगर पारिवारिक जो या जेनेटिक या बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हर जनरेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि मेंटल इम्बैलेंस या मेंटल डिसऑर्डर को जन्म देता है। एजम्पशंस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का है कि द बायोलॉजिकल अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी बिलीव्स that disorders have an organic or physical cause. The focus of this approach is of genetics, neurotransmitters, neurophysiology and neuroanatomy etc. यानी कि जो बायोलॉजिकल अप्रोच है उसमें ये हम लोग समझते हैं साइकोपैथोलॉजी में कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होता है इट इज़ ड्यू टू द ऑर्गेनिक और फिज़िकल कॉज। यानी कि जो फिज़िकल कमियां हैं हमारे अंदर या फिज़िकल डिसऑर्डर जो हमारे अंदर आता है जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरो एनाटॉमिकल डिसऑर्डर या न्यूरोट्रांसमीटर्स, जेनेटिक्स जो डिसऑर्डर है, इस क्रोमोजोनल डिसऑर्डर्स जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके चलते मानसिक विकृति या व्यक्तित्व विकृति पाई जाती है। द अप्रोच आर्ग्यूज दैट मेंटल डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। इसमें ये जो अप्रोच है बायोलॉजिकल अप्रोच है वो ये कहता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू द फिज़िकल स्ट्रक्चर। यानी कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर होता है वो फिज़िकल डिसऑर्डर और उसका फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है या हमारा बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने स्टडी किया जिसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रेन का जो हमारा फंक्शनिंग होता है वो मेंटल डिसऑर्डर के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। Behaviors such as hallucinations are symptoms of mental illness, as are suicidal ideas or extreme fears such as phobias about snakes and so on. यानी कि जो हमारे बिहेवियरल जो सिम्टम्स होते हैं जैसे हेलुसिनेशंस होना, इल्यूजन्स होना, मोस्टली मेंटल डिसऑर्डर में हेलुसिनेशन डिल्यूजन का ज़्यादा प्रभाव होता है। और वैसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में हाइलोसिनेशंस काफ़ी कॉमन है। और मेंटल इलनेस में सुसाइडल आइडियाज़ आना, क्योंकि डिप्रेशन कॉजेज़ टू सुसाइडल आइडियाज़, तो ये भी एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गया। और एक्सट्रीम फियर, यानी कि डरते तो हम सभी हैं परंतु एक्सट्रीम फियर जब आता है और उस फियर के लिए लोग कुछ भी करते हैं तो वैसे को फोबिया कहते हैं। जैसे कि
सांप से डरना, ऊंचाई से डरना, आग से डरना, पानी से डरना, डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज़ जो हम लोग जानते हैं। इस तरह के सिम्टम्स को हम लोग बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी कह सकते हैं। डिफरेंट इलनेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड एज सिंड्रोम्स। जैसे कि बहुत सारे इलनेसेस हैं, ये सारे मिला के एक सिंड्रोम बन जाते हैं। क्लस्टर्स ऑफ सिम्टम्स, यानी कि टू मेनी टाइप ऑफ सिम्टम्स बिकम्स या इट इज़ आइडेंटिफाइड एज syndromes that go together and are caused by the illness. These symptoms lead the psychiatrist to make a diagnosis. For example, this patient is suffering from the severe psychosis, he is suffering from the medical condition we call schizophrenia. यानी कि अगर इस तरह के पेशेंट कोई होते हैं तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोग डायग्नोज करते हैं, इनको इनके सिम्टम्स को देखते हुए डायग्नोज करते हैं। उनको हेलुसिनेशंस आ रहा है, उनको फियर है, उनको सुसाइडल आइडियाज़ है, तो और इस तरह के बिहेवियरल जो चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, ब्रेन का जो फंक्शनिंग होता है वो फॉल्टी होता है। तो इस तरह से लोग जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो कह सकते हैं कि दिस पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर साइकोसिस, यानी कि सिजोफ्रेनिया एक तरह का सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है और उसको मेडिकल कंडीशन जो उसका होता है उसको कहते हैं सिजोफ्रेनिया। द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम लोग शॉर्ट में DSM कहते हैं, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जैसे दिस इज़ द क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज बाय द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, APA जो है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, उनका दिया हुआ ये क्लासिफिकेशन है कि कितने प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। द फर्स्ट वर्जन DSM-1 वॉज पब्लिश्ड इन 1952 और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एबनॉर्मेलिटीज़ बढ़ती गई, उसके टर्म्स, उसके तरीके, उसके डिफरेंट सिम्टम्स, उनके कॉजेज़ और इटियोलॉजी, बहुत सारे जब चेंजेस आते गए तो धीरे धीरे वो उसमें वर्जन में भी चेंज आता गया। और द लेटेस्ट वर्जन इज़ DSM-5 दैट इज़ पब्लिश्ड इन 2013। तो इस तरह से DSM-1 to 5 इस मैनुअल में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, उसका स्टैटिस्टिकल और डायग्नोस्टिक अप्रोच हम लोग इसमें देखते हैं। क्रिएशन ऑफ द DSM, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हाउ इट इज़ क्रिएटेड। इन ऑर्डर टू डायग्नोज समवन यू वुड यूजली नीड सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग जब भी किसी पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो हम लोग उनका डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस किस किस माध्यम से करते हैं ये इस तरीके का है। सबसे चाहे तो हम इसमें एक आध का ही प्रयोग करते हैं या फिर सारे का प्रयोग करते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं पेशेंट से, उनके घर वालों से, उनके अटेंडेंट से, जैसा परिस्थिति रहा वैसे हम लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं। क्लिनिकली जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पास्ट क्या था, उनका प्रेजेंट क्या था, और वो किस तरह से उनमें चेंजेस आया, कब आया, क्यों आया, उसका हिस्ट्री लेते हैं हम लोग। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, मूड, स्टेट्स एक्सेट्रा, यानी कि जब बात करते वक्त उनके बिहेवियर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। एक एक चीज़ को, एक एक बॉडी लैंग्वेज, एक एक एक्सप्रेशंस, एक एक मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज़ वॉच्ड वेरी केयरफुली। और उनके मूड स्टेट्स को भी, किस तरह का प्रश्न का कैसे उत्तर मिलता है, किस तरह से वो किस तरह कब कैसे रिएक्शन उनका होता है, ये सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड से देखते हैं कि प्रीवियसली उसके पहले क्या क्या पास्ट में उनका मेडिकल हिस्ट्री कैसा रहा है, किसी तरह का फिजिकल डिसऑर्डर, किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या किसी तरह का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जो भी, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट, हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इसके ऊपर लागू करते हैं। जो भी टेस्ट की उपयोगिता नज़र आती है या जो उस समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, तो वैसे हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्नोसिस द साइकियाट्रिस्ट विल प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट सच एज ड्रग्स, साइकोसर्जरी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इतने तरह के हम लोग जो डायग्नोसिस करते हैं उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। ड्रग्स का डायग्नोसिस होने के बाद ड्रग्स के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाती है कि सर्जरी के बिना वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल भी उसमें प्रॉब्लम होगा। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को भी हम लोग यूज़ करते हैं। हाउएवर सिंस द 1970s साइकियाट्रिस्ट हैव प्रीडोमिनेंटली ट्रीटेड मेंटल इलनेसेस यूजिंग ड्रग्स। अब जो है वो ज़्यादातर ड्रग्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव बहुत कम यूज़ होता है और
साइको सर्जरी भी काफ़ी मिनिमम यूज़ होता है, मोस्टली ड्रग्स के ही यूज़ से हम लोग ऐसे लोगों को, और साइकोथेरेपी के द्वारा ये जो हम लोग उनको काउंसलिंग के द्वारा और फैमिली काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, इसके द्वारा हम लोग ऐसे पेशेंट्स को ठीक करते हैं। समरी के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि साइकोपैथोलॉजी इज़ वेरी कम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग ए प्लेथोरा ऑफ एटियोलॉजिकल थियरीज एंड पर्सपेक्टिव्स। फॉर सेंचुरीज साइकोलॉजिकल disorders were viewed primarily from a supernatural perspective and thought to arise from divine forces or possession from spirits। ये हमने पहले वीडियो में बतलाया है कि सुपरनैचुरल पावर्स को भी रीज़न मानते थे मेंटल डिसऑर्डर्स का, कि स्पिरिट्स बुरा प्रभाव है। Some cultures continue to hold the supernatural belief. Today, many who study psychopathology view mental illness from a biological perspective, whereby psychological disorders are thought to result largely from faulty biological processes. biological reasons को भी लोग आजकल बहुत ज़्यादा importance देते हैं। Indeed, scientific advances over the last several decades have provided a better understanding of the genetics, neurological, hormonal and biochemical basis of psychopathology। हमने बताया कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल, बायोकेमिकल, ये बेसिस, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के रीजंस हैं, जिसके इन सभी के कारण मानसिक रोग उत्पन्न होता है। द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन कंट्रास्ट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस एंड थॉट्स and environmental factors in the development of psychological disorders. A contemporary promising approach is to view disorders as originating from an integration of biological and psychosocial factors. The diathesis stress model suggests that people with an underlying diathesis or vulnerability for a psychological disorder are more likely than those whose without the diathesis to develop the disorder when faced विथ स्ट्रेसफुल इवेंट्स। तो ये तीन जो एस्पेक्ट हैं, तीन पर्सपेक्टिव हैं, एक है सुपर नेचुरल, दूसरा बायोलॉजिकल और तीसरा साइको सोशल, एनवायरमेंटल। तो ये सारे चीज़ों सारे कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होता है, और मेंटल डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं हर किसी का रोल होता है। कभी कभी दो का भी मिला के होता है, बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल, कभी कभी सिर्फ साइको सोशल होता है, कभी कभी सिर्फ बायोलॉजिकल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को किस तरह का प्रॉब्लम्स है और क्या कारण है। तो ये कारण की जानकारी हम लोग लेते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो साइकोपैथोलॉजी का जो ये है हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है, और काफ़ी सालों से मतलब डिकेड्स से लोग मनोवैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, और तरह तरह के रिसर्चर्स होते रहे हैं, और सबका रीजंस पता चलता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।